हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 अकाउंट का, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। जो होता क्या है इसे सिंपल तौर पे समझें तो सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट कंपनी, सेकंड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तीन पार्ट्स में अपन तोड़ते हैं। फर्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड आता है चेंज ऑफ इक्विटी, थर्ड आता है बैलेंस शीट। अपना बैलेंस शीट में देखिए जैसे कि 2 पर्सन है, सबसे पहले दिए 12 लाख जिसकी क्रेडिट सेल्स हुई है और 3 लाख की जो कैश सेल्स हुई है। जो दोनों जो सेल्स है हमने इसकी काउंटिंग की है तो 12 लाख और 3 लाख टोटल कितने हो गए अपने 15 लाख हो गए। अब इसमें एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल मनीष। मनीष एक बिजनेस करता है। मनीष ने दिमाग लगाया कि मैं 12 लाख रुपए की मेरी सेल होती है, 3 लाख की मेरी कैश सेल्स होती है, टोटल 15 लाख की सेल्स हो गई, जिसमें से मैंने जितने भी एक्सपेंसेस थे जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े थे, जितने भी एक्सपेंसेस थे जो कि सेलिंग से जुड़े हुए थे, तो मुझे 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। मनीष जो है मिसेस मनीष के पास जाता है। मनीष से कहता है कि अरे आज तो बड़ा कमाल हो गया, आज हमने देखा कि हमारी कंपनी को 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है। खुश हो गए सब। मनीष कहता है चलो आज शॉपिंग करने चलते। मनीष मिसेस मनीष को लेके जाती है कहाँ पर, शॉपिंग कराने के लिए। और जैसे ही वहां पर देखते हैं तो उनकी जेब में बिल्कुल खाली, कुछ नहीं रहता। तो जैसा कि बताने के लिए है कि देखिए हम मनीष से एक गलती हुई। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के आधार पर उसने बिना चेक किए, कैश का रोटेशन चेक किए बिना, और उसने डायरेक्टली एक अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में कुछ ना कुछ अंतर रहा गाइस, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसकी जानकारी के लिए क्या बनाते हैं, कैश को स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो, जिसमें कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है हमारे लिए और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है और कैश इक्विवेलेंस सिस्टम क्या बनना है, इसके आधार पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में वैसे गाइस 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप से रहता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड को कोई करता नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड होता है क्या, इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत 3 एक्टिविटीज आती है। 3 एक्टिविटी को स्टार्ट उसी के हिसाब से किया जाता है, जिसमें 3 एक्टिविटी आती है गाइस, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इसमें देखिए कैश नहीं होता है, कैश के अलावा कैश जैसे कि बैंक बैलेंस है अपना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इसके अलावा ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वगैरह इत्यादि को इसमें शामिल करते हैं। तो फंड का अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन थ्योरिटिकल पार्ट्स में स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन बनता है फंड का अर्थ क्या होता है। फंड का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे फंड का तात्पर्य होता है, एक विशेष रूप से फंड का तात्पर्य होता है कार्यशील पूंजी से। व्यापार में दिन प्रतिदिन हमारा व्यापार जब बढ़ता है तो वस्तु, एक कंपनी वो होती है जो वस्तु विक्रय का काम करती है, एक कंपनी वो होती है जो वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी टर्नओवर पर डिपेंड करता है। यदि व्यापार का आकार छोटा है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, व्यापार का आकार बड़ा है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। जी सारी चीजें फंड के अंतर्गत आती है। दूसरा क्वेश्चन आता है 3 चालू संपत्ति, 3 चालू दायित्वों के नाम बताइए। तो चालू संपत्ति में देखिए सबसे पहली चीज, चालू संपत्तियों में हम किन किन चीजों को लेंगे, देनदार, स्कंद और प्रायःपत्र। चालू दायित्वों की बात करते हैं बेटा, तो चालू दायित्व में सबसे पहले आएंगे लेनदार, देय और बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष को शामिल किया जाता है।
थर्ड क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, जिसमें गैर रोकड़ी व्यवहार किसे कहते हैं? गैर रोकड़ी व्यवहार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें रोकड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गैर रोकड़ी व्यवहार कहलाते हैं। कोष के स्रोत क्या होती है? एक तो संचालन से कोष, नंबर 2 अंशों के निर्गमन से कोष, नंबर 3 फंडों के ऋण पत्रों के निर्गमन से कोष, स्थायी संपत्ति और कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? ऐसी पूंजी जिसका उपयोग व्यापार संचालन के लिए किया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य सबसे पहले रोकड़ के आगमन और निर्गमन की जानकारी प्रस्तुत करना प्लस कैश स्टेटमेंट को बनाने में सहायता देना। शीघ्र संपत्ति किसे कहते हैं? शीघ्र संपत्ति स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर सारी संपत्तियां जो शीघ्र संपत्ति होती हैं जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें जो है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में क्या अंतर है? तो रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर के लिए अपन अंतर का आधार लिखेंगे। रोकड़ बहाव और रोकड़ बजट। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे निर्माण चीज आ जाएगी, दूसरा चीज उद्देश्य आ जाएंगे, नंबर 3 निर्भरता आ जाएगी और नंबर 4 प्रदर्शन आ जाएगा। निर्माण रोकड़ बहाव विवरण का तात्पर्य होता है दो तिथियों के चिट्ठों का कंपैरिजन किया जाता है। चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट का कंपैरिजन होता है। रोकड़ बजट जो होता है वो ऐतिहासिक डेटास के आधार पर तैयार किया जाता है, जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है या पास्ट डेटा होता है उसके आधार पर तैयार करती है। रोकड़ बहाव विवरण बनाने का उद्देश्य होता है व्यापार की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करना, और रोकड़ बजट वह होता है जिसपे हमें कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है उससे पहले। निर्भरता यह है गत वर्ष का मतलब पास्ट ईयर के डेटास पे निर्भर करता है। यह जो वर्तमान का डेटा है उस पर निर्भर करता है। उद्देश्य तो इसमें प्रदर्शन होता है रोकड़ की स्थिति का, इसमें परिवर्तन होता है कैश बजट के रोटेशंस का। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है बेटा रोकड़ बहाव विवरण और रोकड़ कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है? कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है? कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है? तो इसमें भी आपको अंतर का आधार लिखना है। तो अवधारणा, नंबर सेकंड आता है विश्लेषण अवधि। जो बेटा आपको पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देने पड़ेंगे, बिना पॉइंट ऑफ व्यू के आपके क्वेश्चन को पावर नहीं मिलेगा। लेखांकन पद्धति और थर्ड आएगा इसका परिवर्तन का आधार। अब इसके बाद आप तुरंत की तुरंत लिख देना है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है वो कोष की संकीर्ण अवधारणा पर आधारित होता है। कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है। विश्लेषण की अवधि रोकड़ प्रवाह विवरण में वित्तीय विश्लेषण की अवधि के आधार पर 2 वर्षों की तुलना की जाती है। इसमें कार्यशील पूंजी की तुलना की जाती है। यह लेखांकन पद्धति के आधार पर चलता है। इसमें भी लेखांकन की विश्लेषण पद्धति और उपार्जन क्षमता को लिया जाता है। यह रोकड़ स्थिति में परिवर्तन होने पर रोकड़ की स्थिति को बताता है। इसमें कार्यशील पूंजी की स्थिति के परिवर्तन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य तो देखिए भाई पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपन को पहले की तरह लिखना है। तो सबसे पहले तरलता का अनुमान। तो अपन सिंपल तौर पर लिख लेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से तरलता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
तुलनात्मक अध्ययन, दो कंपनियों का यदि हमें अध्ययन करना हो कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, उसकी कंपनी अच्छी चल रही है, इसका अध्ययन हो जाता है। नंबर 3, रोकड़ के फेर का ज्ञान। रोकड़ के फेर का ज्ञान कि मतलब हमारे कैश में इनफ्लो कितना हो रहा है, मतलब कैश कितना आ रहा है और आउटफ्लो कितना कैश जा रहा है, इसकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 1 शॉट्स में हमने आज खत्म किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी और अधिक इकट्ठा करने के लिए इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो इस पर प्लीज़ कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि इस वीडियो में और हमें क्या क्या नए नए बदलाव करने हैं। हमारा 15 तारीख से दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जिस सीरीज में हम 10th रिलेटिव वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जिसे 1 शॉट्स में हम क्वार्टरली प्रिपरेशंस की तैयारी के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज, पेपर प्रेजेंट कैसे किया जाता है जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रॉथ हो सके, इसकी भी जानकारी हम देंगे। 15 सितंबर से जो हमारी नई सीरीज आ रही है 10th वाली, जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और 30 जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, उन पर अच्छे से अच्छे डिस्कशंस करेंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस वीडियो में आप जो भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें।